नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। उत्तर प्रदेश विशेष देख रहे हैं आप, और अब बात करेंगे दिल्ली की, जहां पर सरकार किसानों के बीच 5वें दौर की बैठक खत्म हो चुकी है और आज भी किसान सरकारों की बैठक में कोई भी रास्ता सामने नहीं निकलता हुआ दिखा, क्योंकि कृषि बिल के खिलाफ किसानों का आंदोलन इसी तरीके से अब जारी रहेगा और सरकार और किसानों में 9 दिसंबर को फिर से बातचीत होनी है। तो कृषि कानून पर सरकार और किसानों दोनों अड़े हुए हैं और एक बड़ा सवाल यहाँ ये खड़ा होता है कि कैसे निकलेगा किसान आंदोलन खत्म होने का रास्ता, क्योंकि लगातार आज 5वें दौर की वार्ता बताई जा रही थी, बेहद अहम ये वार्ता मानी जा रही थी, लेकिन आज 5वें दौर की जो वार्ता रखी गई थी किसान और सरकार के बीच में, इसमें भी कोई रास्ता नहीं निकला है। और हमसे बातचीत करने के लिए और अधिक जानकारी के लिए गौरव यादव गाजीपुर बॉर्डर से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। उनसे हम जानेंगे कि इस वक्त वहां पर क्या स्थिति बनी हुई है। गौरव, जरा हमें गाजीपुर बॉर्डर की स्थितियों के बारे में अपडेट दीजिए। जी बिल्कुल, देखिए सुरभि, सबसे बड़ी चीज ये है कि 5वें दौर की वार्ता थी और उसके बेनतीजा होने के बाद भी किसान यहाँ शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हुए हैं और अपने शीर्ष नेतृत्व के निर्देश का इंतजार कर रहे हैं। कहीं ना कहीं किसान 8 तारीख का भारत बंद का ऐलान पहले ही कर चुका था, सरकार से कई बार विनती कर चुका था, कई बार अलग अलग तरीके से चेतावनी दे चुका था, लेकिन उसके बावजूद 5वें दौर की जो बैठक है वो बेनतीजा रही। आइए किसानों से बात कर लेते हैं और समझ लेते हैं कि 5वें दौर की जो वार्ता आज हो रही थी वो बेनतीजा रही है और 9 तारीख को फिर से मीटिंग कॉल की गई है। इसको लेकर आप क्या चाहते हैं, अब अगला रुख क्या होगा? देखो जी, जो हमारी वार्ता बेनतीजा रही है, पहले तो नरेंद्र मोदी का हम धन्यवाद करेंगे कि उनकी गलती से पूरा हिंदुस्तान का किसान सड़कों पे आ गया और उनकी गलती की वजह से हम सारे एकजुट हो गए। पहले किसान जो अलग अलग बटे हुए, मैं तो उनका धन्यवाद करता हूँ। ठीक है गौरव, हम आपके पास लौटेंगे। यहाँ पर गौतम तिवारी विज्ञान भवन से हमारे साथ लाइव जुड़े, उनके पास चलेंगे और जानेंगे वहां पर इस वक्त क्या माहौल बना हुआ है। गौतम, जरा विज्ञान भवन के पास क्या माहौल इस वक्त बना हुआ है, उसके बारे में अपडेट आपसे चाहेंगे। विज्ञान भवन की अगर बात करें तो जो किसान नेता थे, इनकी जो ये मीटिंग थी वो खत्म हो चुकी है और सारे किसान नेता यहाँ पे आकर लोगों से बातचीत किया। लोगों से बातचीत करने के बाद उनका साफ तौर पर कहना है कि सरकार अपनी बातों पे अड़ी है और हमारी बात सुनने को तैयार नहीं। हमारा इस बिल संशोधन में 3 बिल ऐसे हैं जिनको माफ करने की बात सामने आ रही है, लेकिन सरकार की तरफ से अभी कोई भी प्रक्रिया सामने निकल के नहीं आई है। 11 तारीख को 11 बजे मीटिंग बुलाने की बात सरकार ने कही है, लेकिन किसान के जो नेता हैं इन लोगों का साफ तौर पे कहना है कि हम 8 तारीख को भारत बंद शांतिपूर्ण आंदोलन करेंगे। तो हर चीज को देखते हुए किसी को कोई परेशान नहीं करेंगे, लेकिन आंदोलन होकर रहेगा कि जब तक हमारी बात नहीं मानी जाती। जी तो लेकिन गौतम, जिस तरीके से तमाम चेतावनियां जारी की गई थी किसानों की तरफ से और किसानों का साफ तौर पर कहना था कि आज की बैठक में अगर कोई नतीजा नहीं निकलता तो 7 दिसंबर का दिन उन्होंने तय किया हुआ था कि 7 दिसंबर को पहले वो मेडल वापसी करेंगे और 8 दिसंबर को भारत बंद का ऐलान भी किया गया और यहाँ पर अब एक बार फिर से उन्हें नई तारीख दे दी गई है। तो क्या लगता है कि ये तारीखें और आगे बढ़ने वाली है? नहीं, बढ़ने की बात जब किसान नेता का साफ तौर पर कहना है कि जो हमारी 8 तारीख की ये भारत बंद ऐलान किसानों का था, इसको लेकर के कल ये फिर मीटिंग करेंगे किसान नेता और जो भी है वो मंत्रियों से मिलने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर कल इनका कोई निर्णय सामने नहीं निकल करके आता है तो 8 तारीख को शांतिपूर्ण भारत बंद का ऐलान किसान आंदोलन करेंगे। लेकिन गौतम, सवाल तो यहाँ यही खड़े हो रहे हैं ना कि आखिर आज 5वें दौर की वार्ता बुलाई गई थी और इसमें तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई, काफी लंबे समय तक ये बैठक चली। पिछली बार भी 7.5 घंटे की बैठक बताई गई, वो भी बेनतीजा रही। आज 3-3.5 घंटे की बैठक बुलाई गई, वो भी बेनतीजा रही। तो आखिर सवाल ये उठता है कि आंदोलन खत्म कैसे होगा और आखिर इसका रास्ता कैसे निकाला जाएगा? बिल्कुल आपकी बात सही है कि जो आपने बताया कि 3.5-4 घंटे आज भी इनकी लगातार मीटिंग चली, लेकिन जो किसान नेता है इनका साफ तौर पर सरकार अपनी बातों को लेकर अड़ी हुई है और हमारी ये मांग है कि जब तक हम ये बिल वापस नहीं लेते तो हमारे बच्चे भूखे मरेंगे और हमारा खेत खलिहान चला जाएगा। तो क्या सरकार अगर अपनी इन्हीं बातों को लेकर के अड़ी रहेगी तो हम भी अपना आंदोलन जारी रखेंगे। जी लेकिन गौतम, एक और चीज मैं आपसे यहाँ पे पूछना चाहूंगी। कहा जा रहा था कि जो बैठक बुलाई गई थी और 5वें दौर की इस बैठक में एक प्ले कार्ड भी था किसानों के पास में यस या नो का, क्योंकि वो जवाब इसी तरीके से लिखित रूप में चाह रहे थे सरकार से। तो क्या सरकार ने किसी भी तरीके का लिखित जवाब देने पर सहमति जताई या फिर 9 दिसंबर को ही इस पर भी चर्चा होगी?
नहीं, अभी लिखित में कोई सरकार ने जवाब नहीं दिया है। बस सरकार को अब इनका कहना है, किसानों का, सरकार डर रही है कि आज तक जो बिल वापस कभी नहीं लिए है सरकार ने, अगर हम बिल लेते तो हमारी बहुत बड़ी बदनामी होती। लेकिन किसान का कहना है कि बदनामी सरकार को अपनी तो दिखाई दे रही, लेकिन हम गरीब किसानों की जिंदगी और परिवार नहीं दिखाई दे रहा है। जी इसलिए लिखित ठीक है में गौतम, हम आपके पास लौटेंगे। यहाँ पर गौरव यादव भी हमारे साथ बने हुए। गौरव, आपसे हम यही चीज पूछना चाहेंगे, जिस तरीके से लगातार अब किसान ये कह रहे हैं कि पहले संशोधन की मांग थी, जब संशोधन पर तैयार हो गई सरकार तो अब वो लगातार यही मांग करे कि काला कानून है तो इसे रद्द कर दिया जाना चाहिए। तो क्या लगता है कि 9 दिसंबर को इस पर वाकई कोई फैसला आएगा या फिर से एक नई तारीख किसानों को दे दी जाएगी? जी बिल्कुल, देखिए सुरभि, सबसे बड़ी चीज ये है कि जिस तरीके से सरकार एक के बाद एक वार्ता करती गई और आज 5वें दौर की वार्ता भी विफल रही, क्योंकि जिस तरीके से दिन प्रतिदिन किसान एकत्रित होता जा रहा है और सब्र का बांध टूटता जा रहा है। 8 तारीख को किसान शांतिपूर्ण तरीके से भारत बंद करने वाले हैं। आइए इनसे ही बात करते हैं और समझ लेते हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से भारत बंद के बाद आज जो 9 तारीख को वार्ता होगी, 8 तारीख को शांतिपूर्ण तरीके से भारत बंद करने की बात है, 9 तारीख को जो वार्ता होगी, क्या आपको लगता है कि सरकार उसमें कुछ फैसला लेगी? वैसे फैसला उनको ले लेना चाहिए। अगर वो फैसला नहीं लेती तो किसान यहाँ से उठने वाला नहीं। 8 तारीख को आप भारत बंद करेंगे। सरकार पहले मांग ये थी कि कुछ कानून संशोधित कर दिया जाए, जैसे एमएसपी को लागू कर दिया जाए, लिखित तौर पे दे दिया जाए। अब जो किसान है वो अड़ चुके हैं कि इस कानून को वापस किया जाए, ऐसा क्यों? नहीं, ये देखो, किसानों के हक का हनन है। ये मान ली बात, मेरे हाथ में एक ये सेब है, आपको छूट नहीं करता, मैं कहता हूँ खा लीजिए ना, आप खा लीजिए, बहुत अच्छा है सेहत के लिए, खा लीजिए ना, आपके लिए बहुत अच्छा है। ये क्यों सरकार हमारे पास थोपना क्यों चाहती है कानून? ये जब हम नहीं चाहते तो मना कर दें। दूसरा, किसी भी संगठन से उन्होंने सलाह नहीं ली, वो सिर्फ बड़े बड़े घरानों के, उनको मैं सीधा लफ्जों में कह दूं तो अब तो ये एक आईएएस के खिलाफ हम बोलते थे कि इनको जो एजेंट बना दिया सरकार ने। अब उनका मतलब है कि आईएएस को छोड़ के बड़े बड़े घरानों को एजेंट बना के उनसे जो मुनाफा लेंगे और अपने ये इलेक्शन लड़ेंगे। और रिश्वत का ढंग बना लिया उन्होंने, पैसा इकट्ठे करने का ढंग बना लिया है, इसलिए वो हमारी बात ठीक है गौरव, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। मेरा कोविड केंद्र ऐप की आज लॉन्चिंग हुई है। सीएम योगी ने मेरा कोविड केंद्र ऐप को लॉन्च किया है। ऐप से कोरोना जांच केंद्र को की जानकारी भी मिलेगी और 5 किलोमीटर के दायरे में जांच केंद्रों का पता लगाया जा सकता है इस ऐप का माध्यम से। तो जांच केंद्र का पता और रास्ता भी ये ऐप बता सकती है। तो अन्य जिलों के जांच केंद्र की जानकारी भी मिलेगी इस ऐप के माध्यम से। तो वहीं रोज 2 लाख के करीब टेस्टिंग हो रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस लॉन्चिंग के दौरान इस बात के बारे में भी बताया कि किस तरीके से 2 लाख के करीब हर रोज टेस्टिंग की जा रही है और स्वास्थ्य विभाग की टीम को बधाई भी दी है सीएम योगी ने। प्राप्त हो सकती है, ये हमें ऐप उपलब्ध कराएगा। और जैसे अपर मुख्य सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य ने बताया कि अगर आपके पास स्मार्टफोन नहीं भी है, आपके पास सूची है, उस सूची के अनुरूप भी आप उस केंद्र में जाएंगे। अब तक ये 2 करोड़ जो जांचें हुई हैं, इन 2 करोड़ जांच को प्रदेश सरकार ने निःशुल्क उपलब्ध करवाया है। 2 करोड़ जांच निःशुल्क हो, जिसके पहले चरण में आप याद करिए जब आरटीपीसीआर की पहली जांच हुई 4500 रुपए की हुई थी। और लखनऊ में सीएम योगी ने चयनित अध्यापकों को बधाई दी है। सीएम ने अध्यापकों के उज्जवल भविष्य के लिए कामना भी की। 37,000 अध्यापकों का आज चयन हुआ है। तो सीएम योगी ने ट्वीट कर अध्यापकों को बधाई दी है। तो आज 37,000 अध्यापकों का चयन किया गया है और इसी दौरान सीएम योगी ने ट्वीट कर बधाई भी दी है। लखनऊ में डिप्टी सीएम ने नवनियुक्त शिक्षकों को बधाई दी है। केशव प्रसाद मौर्य ने नवनियुक्त शिक्षकों को बधाई दी है। शिक्षक राष्ट्र के निर्माता हैं। केशव प्रसाद मौर्य ने ये बात सामने रखी। शिक्षा विकास की कुंजी है और शिक्षा को कुंजी बताते हुए केशव प्रसाद मौर्य ने ये बयान जारी किया है। समाज निर्माण का आधार ही है, तो शिक्षा स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाती है। ये तमाम बातें केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से कही गई हैं जो हम आपको बता रहे हैं। तो शिक्षा देश
और समाज के निर्माण में अपनी अग्रणी भूमिका भी निर्वहन कर रहे हैं। लखनऊ में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का परिनिर्वाण दिवस कल मनाया जाएगा, तो सीएम योगी डॉक्टर अंबेडकर महासभा में कार्यक्रम में शामिल होंगे। सुबह 10 बजे ये कार्यक्रम होगा और इसमें सीएम योगी शामिल होने के लिए पहुंचेंगे, तो राज्य मंत्री लालजी निर्मल भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। कानपुर देहात परिषदीय स्कूलों को अच्छे और योग्य शिक्षक मिलने से 2.25 करोड़ विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सकेगी और ऐसे में सीएम योगी ने आज प्रदेश के 36,590 चयनित अध्यापकों को नियुक्ति पत्र वर्चुअल कार्यक्रम के दौरान सौंपा है। इस कार्यक्रम में जनपद कानपुर देहात में भी शेष 36 शिक्षकों को नव नियुक्ति पत्र सौंपा गया है। इस कार्यक्रम में माननीय नगर विकास मंत्री और प्रभारी मंत्री कानपुर देहात श्री महेश गुप्ता, जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र, मुख्य विकास अधिकारी सुश्री सौम्या पांडे भी इस कार्यक्रम में मौजूद रही। संभल में नियुक्ति पत्र वितरण समारोह का आयोजन किया गया, जहां राज्य मंत्री गुलाब देवी ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया और गुलाब देवी ने शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटे। 36,590 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र आज बांटा गया है। बेसिक शिक्षा में 36,590 नवनियुक्त अध्यापकों को नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में ये नियुक्ति पत्र बांटे गए हैं और संभल के बहजोई के डीआर रिजॉर्ट में ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसका शुभारंभ माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री गुलाब देवी ने किया। तो डीएम अविनाश कृष्णा और संभल के पुलिस कप्तान चक्रेश मिश्रा ने दीप प्रज्वलित करके इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस दौरान हमारे सहयोगी प्रदीप कुमार ने राज्य मंत्री गुलाब देवी से खास बातचीत की। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री श्रीमती गुलाब देवी जी। बहन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 1 इंडिया में। ये जो बहुत लंबी लड़ाई के बाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने जो लड़ाई लड़ी, सुप्रीम कोर्ट के अंदर लड़ाई लड़ी गई, नवनियुक्त बेसिक शिक्षा में अध्यापकों की प्रक्रिया को पूरी प्रदेश में आज पूर्ण रूप मिला है, इसके विषय में क्या कहना चाहिए? देखो, किसी भी सही काम को करने के लिए बहुत बड़ा संघर्ष करना पड़ता है और मैं समझती हूँ कोई व्यक्ति अगर सही कदम उठाने का प्रयास करता है तो परेशानियाँ उसके आगे आती हैं, लेकिन अंत में उसे सफलता मिलती है। आज हमें सफलता मिली है, जिसमें आप देख रहे हैं कि आज 36,590 शिक्षकों के लिए नियुक्ति पत्र बांटे गए। बेसिक, आप खुद एक शिक्षिका रही हैं। जी जी। बेसिक शिक्षा जो है बेसिक फाउंडेशन होती है बच्चे का, नींव रखी जाती है, तो आप क्या मानती हैं कि बेसिक शिक्षा में योग्य शिक्षकों का होना कितना जरूरी है? ये योग शिक्षा के योग्यता के आधार पर ही चयन किया गया है, जो बिना किसी जाति के, बिना किसी धर्म के, बिना सोच सिफारिश के, बिना किसी रिश्वत के इन बच्चों का चयन हुआ है और हम समझते हैं योग्य बच्चे हैं, अपनी योग्यता का परिचय देंगे और बच्चों को अच्छी प्रकार से शिक्षित करेंगे। इन सब शिक्षकों की तरफ से योगी जी के लिए कोई संदेश? इन सबकी तरफ से मैंने अभी धन्यवाद दिया है और मैं चाहती हूँ हर विभाग में इसी प्रकार से माननीय मोदी जी के सहयोग से हमारे योगी जी अपना कार्य करते रहें और जिस प्रकार से आज उनकी प्रशंसा हो रही है, ऐसी भविष्य में भी उनकी प्रशंसा होती रहे और भगवान उनको इसी प्रकार से स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री श्रीमती गुलाब देवी जी, मोइनुद्दीन गनी, डिस्ट्रिक्ट संभल, बहजोई। तो कोरोना टेस्टिंग में यूपी ने नया इतिहास रचा है। सबसे ज्यादा कोरोना टेस्ट करने में यूपी नंबर 1 है। 2 करोड़ से अधिक यूपी में अब तक कोरोना की टेस्टिंग की जा चुकी है और अब तक किसी भी राज्य में इतनी टेस्टिंग नहीं हुई है। करीब करीब बताया जा रहा है कि 2 करोड़ से अधिक यूपी में अब तक कोरोना की टेस्टिंग हो चुकी है। फिलहाल उत्तर प्रदेश विशेष में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।